Hey everyone, I am CS Shweta and today we are starting with the revision of Industrial Labour Law, second chapter Labour Code. So Industrial Labour Law में एक चैप्टर है हमारा, उस चैप्टर का नाम है इवैल्यूएशन ऑफ लेबर लेजिस्लेशन एंड नीड ऑफ लेबर कोड। ठीक है, तो ये चैप्टर में हमने बात करनी है कि लेबर कोड क्या होता है, उसका क्या इंपॉर्टेंस है, क्यों गवर्नमेंट ने लेबर कोड निकाला है एंड व्हाट आर द फीचर्स ऑफ डिफरेंट लेबर कोड्स। यही ऐसा ही क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है क्योंकि इस पूरे चैप्टर में आपको दिखेगा इंट्रोडक्शन, व्हाई देयर इज अ नीड ऑफ लेबर कोड, व्हाट इज लेबर कोड, कब आया था लेबर कोड, कितने टाइप के लेबर कोड हैं और हर एक टाइप के जो 4 प्रकार के लेबर कोड हैं एंड चारों के बारे में बहुत सारे फीचर्स दिए हुए हैं। जैसे कोड ऑन वेजेस है उसके बहुत सारे फीचर्स है, कोड ऑन इंडस्ट्रियल रिलेशन है उसके बहुत सारे फीचर्स हैं। ठीक है, तो अभी हमें जो दिक्कत आ रही है एग्जाम में, हमें का मतलब आपको आ रही है, मेरा एग्जाम नहीं है। तो आपको जो दिक्कत आ रही होगी आई एम श्योर वो ये आ रही होगी टू लर्न द फीचर्स। मतलब आप जब बुक खोलते होंगे या नोट्स कुछ भी आप पढ़ने के लिए जब ये चैप्टर ओपन करते हैं, देन डेफिनेटली आई एम श्योर कि आपको लगता होगा कि ये कोड है, इसके इतने सारे फीचर्स हैं, हाउ टू रिमेंबर, कैसे याद करें हम फीचर्स ऑफ लेबर कोड एंड जब एग्जाम में आएगा तो हाउ वी हैव टू राइट और डेफ़िनेटली ये सारे प्रॉब्लम आ रहे होंगे। बट अब नहीं आएगा क्योंकि हम ये रिविज़न करेंगे और जब हम ये रिविज़न कर रहे होंगे और आप ही क्लास कर रहे होंगे, आप बाय द एंड ऑफ द क्लास आपको सारा कुछ याद हो जाएगा। ठीक है ना? याद हो जाएगा मतलब सारे फीचर्स याद हो जाएँगे। ठीक है? तो ऐसा कोई मंत्र नहीं पढ़ेंगे, हम अच्छे से पढ़ेंगे एंड आई विल बी एक्सप्लेनिंग ऑल द फीचर्स with some keywords which will help you to remember those features, right? फिर अगर हमसे एग्जाम में पूछ ले लेबर कोड को आप एक्सप्लेन करिए, 4 टाइप्स ऑफ लेबर कोड, तो बहुत अच्छी बात है। इंट्रोडक्शन लिखेंगे, चारों लेबर कोड लिखेंगे और 3-3 पॉइंट्स उनके बारे में लिख लेंगे क्योंकि ओपन एंडेड क्वेश्चन है कि लेबर कोड्स के बारे में बताइए। अगर स्पेसिफिक लेबर कोड पूछ लिया कि कोड ऑन वेजेस के बारे में बताओ, then we have to write on code on wages, only code on wages। इंट्रोडक्शन लिखा लेबर कोड के बारे में, कोड ऑन वेजेस उसके फीचर्स एंड देन we'll close the answer। तो कैसा भी क्वेश्चन आ जाए आफ्टर दिस क्लास यू विल रिमेंबर ऑल द फीचर्स ऑफ ऑल लेबर कोड, राइट? लेट्स डू इट। Evaluation of labor legislation। So since we are like talking about labor law, so labor legislation का बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है। आप लेबर लॉ के बारे में बात करो, लेबर लॉ इज़ अ वेरी ब्रॉड टर्म। तो लेबर के लिए क्या करा है, मतलब पार्लियामेंट ने कितने लॉज़ फॉलो करे हैं, कितने एक्ट फॉलो करे हैं। तो देखा जाए तो सेंट्रल एक्ट के बारे में बात करी जाए तो 50 से ऊपर सेंट्रल एक्ट है, स्टेट लॉज़ हैं, इतने सारे पास हुए हैं जो लेबर के लिए, ठीक है? बट व्हाट इज़ द प्रॉब्लम इज़ दैट देयर इज़ लॉट ऑफ कन्फ्यूजन। मतलब एक्ट तो इतने सारे हैं लेबर के लिए कि जब आप उनको पढ़ते हैं, आप आई एम श्योर आप भी जब पढ़ते हो या आप जनरली आपने तो अभी बहुत कम एक्ट सुने हैं। आप जब-जब लेबर के कोई भी लॉ के बारे में सुनोगे आपको बहुत अच्छा लगेगा। आपको लगेगा अरे! ये तो अच्छा कदम है फॉर फॉर लेबर्स एंड देयर वेलफेयर एंड फॉर देयर उनके सेगमेंट के लिए बहुत अच्छा लॉ है। बट हाउ इफेक्टिवली दीज लॉज आर इम्प्लीमेंटेड, क्या ये सारे लॉज इम्प्लीमेंट होते हैं? इनफैक्ट लेबर के लिए ये सारे प्रिविलेजेस में भी आप जो पढ़ते हो अलग अलग एक्ट में, ये प्रिविलेजेस उनको पता भी चलता है कि उनके उनके पास ये प्रिविलेज है एज अ लेबर। मतलब लेबर इस चीज का भी फायदा उठा सकते हैं इस फीचर का। पता ही नहीं होता उनको, बहुत बार पता नहीं होता, बहुत बार इम्प्लीमेंटेशन तक चीज जाती ही नहीं है और जाती है तो इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट नहीं होती है। So we are going to evaluate labor legislation and why there is a need of labor code and what is this labor code, right? So the law relating to labor and employment in India is primarily known as industrial law. All the laws that is for industry, labor, workers is known as industrial law. Industrialization is considered to be one of the key engines to support economic growth. Plethora of labor laws have been established। वही जो मैं आपको बता रही थी, बस इंग्लिश अनुवाद हुआ है कि जितने भी इतने लॉज है लेबर को लेके, वीक सेगमेंट को लेके, उनके उनके राइट्स को लेके इतने लॉज हैं, whether it is their safety, whether it is their payment wages, whether it is their welfare, काफ़ी प्रकार के लॉ बनाए गए हैं, ठीक है? तो अभी प्रॉब्लम ये आता है कि क्या ये इम्प्लीमेंट हो रहे हैं ठीक से?
द सेकेंड नेशनल कमीशन ऑन लेबर हैज रेकमेंडेड, अगर कल को इंट्रो आता है मतलब लेबर कोड के बारे में क्वेश्चन आता है, सो यू कैन राइट दिस एज अ इंट्रोडक्शन कि सेकेंड नेशनल कमीशन ऑन लेबर जो बनी थी हैज रेकमेंडेड दैट एग्जिस्टिंग लॉज, जितने भी एग्जिस्टिंग लॉ है ना हमारे देश में, इतने सारे लॉ है। और पता है देखो सबसे बड़ी दिक्कत की बात क्या आती है, जैसे एक एक्ट है पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट, एग्जाम्पल ले रही हूँ मैं इस चीज का। पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट एक एक्ट है, आपके कोर्स में भी है। एक एक्ट है मिनिमम वेजेस एक्ट, एक एक्ट है इक्वल रेम्युनरेशन एक्ट, ये भी आप पढ़ेंगे। एक एक्ट है मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट, ये भी आप पढ़ोगे। तो ये एक्ट है, आपने सुने होंगे क्योंकि आपके कोर्स में है। अब इन सारे एक्ट में आपने डिफरेंट डिफरेंट डेफिनेशंस पढ़ी है वर्कर की। वर्कर ग्रेचुइटी एक्ट के हिसाब से ये है, वर्कर मैटरनिटी एक्ट के हिसाब से ये मतलब है, वर्कर पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट के हिसाब से ये डेफिनेशन है, लॉट ऑफ डेफिनेशंस। अभी क्या है ना, अब दैट ब्रिंग्स लॉट ऑफ कंफ्यूजन कि भाई अगर मैं ग्रेचुइटी में हूँ तो मेरे वर्कर की डेफिनेशन में मैं आ भी रहा हूँ, कुछ केसेस में कुछ वर्कर नहीं भी आ रहे। पेमेंट ऑफ वेजेस है तो मैं वर्कर की डेफिनेशन में आ रहा हूँ, कुछ डेफिनेशन में कॉन्ट्रैक्ट लेबर आ रहे हैं, कुछ डेफिनेशन में कॉन्ट्रैक्ट लेबर को एक्सक्लूड कर दिया है। यू नो दिस लॉट ऑफ कंफ्यूजन व्हेन इट कम्स टू इफेक्टिव फंक्शनिंग ऑफ लेबर लॉज। तो यहाँ बोला गया, सेकंड नेशनल कमीशन ने बोला कि जितने भी लॉज है ना इनको 5 कोड में डिवाइड कर दो ऑन फंक्शनल बेसिस। अकॉर्डिंगली द गवर्नमेंट हैज टेकन स्टेप्स फॉर ड्राफ्टिंग 4 लेबर कोड, मतलब जब चर्चा हुई थी तो 5 कोड्स की हुई थी, बट अल्टीमेटली 4 लेबर कोड हमारे सामने बनकर आए हैं। ठीक है, वो क्या क्या है? ऑन वेजेस, industrial relation, social security and welfare, occupation safety, health and working condition. Occupation safety, इसको ऐसे याद, OSHW, 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 occupational safety, health and working condition. ठीक है, या फिर ऐसे याद रखो, सेफ्टी सेफ्टी होगी तभी काम करने जाओगे, काम करोगे तभी हेल्थ के बारे में जान पाओगे, और हेल्थ अच्छी हो रहेगी तुम्हारी तभी तो वहां के वर्किंग कंडीशंस तुम्हें सूट करेंगे। तो ऐसे याद रखो, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन। ठीक है, OSHW। जस्ट अ सेकेंड। चलिए, OSHW। अभी कौन कौन से लेबर कोड है, इनको याद कैसे रखें? वर्कर के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है? वेजेस। वेजेस उनके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, उनके लिए इंपॉर्टेंट होता है उनके लिए OSHW, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन। फिर उनके लिए इंपॉर्टेंट होता है उनका वेलफेयर, उनकी सिक्योरिटी। अभी सिक्योरिटी क्या होता है ना, कि हम एक जगह काम कर रहे हैं, हमें पैसा आ रहा है, हमारी लाइफ अच्छी चल रही है, बट हाउ लॉन्ग वी आर वी सिक्योर इन दिस जॉब, आर वी गोइंग टू कंटिन्यू विद दिस जॉब टिल लॉन्गर पीरियड? ऐसा तो नहीं कोई हमें निकाल देगा। एक सोशल सिक्योरिटी, सिक्योरिटी वेलफेयर के बारे में भी वर्कर को, एक वर्कर का एक ये भी बहुत बड़ा मुद्दा होता है। और एक इंडस्ट्रियल रिलेशन, डिस्प्यूट, डिस्प्यूट विद एम्प्लॉयर, डिस्प्यूट विद एनी अथॉरिटी। तो डिस्प्यूट्स को भी रिजॉल्व करने के लिए ये कोड बनाए गए हैं। तो रिस्पेक्टिवली बाय सिंप्लीफाइंग एंड अमालगमेटिंग एंड रैशनलाइजिंग द रेलेवेंट प्रोविजन, जितने भी वेजेस को लेके लॉज हैं, पेमेंट ऑफ वेजेस, मिनिमम वेजेस, रेम्युनरेशन, ये सब वेजेस कोड में आ जाते हैं। तो अब क्या है ना, कोड के हिसाब से एक डेफिनेशन निकलेगी और वो डेफिनेशन जो होगी वो सारे एक्ट्स विद रिस्पेक्ट टू जो वेजेस हैं उन पे लागू होगी। ठीक है ना, आप समझ रहे हैं? तो अभी क्या है, अब डिफरेंट लेजिस्लेशन नहीं रहकर एक ही कोड में विद रिस्पेक्ट टू वेजेस, वेजेस का जो कोड है उसमें जो जो वेजेस के बारे में बातें करी गई हैं वो सब पे एक समान एप्लीकेबल होंगी। आपको अलग अलग लेजिस्लेशन पढ़ने की जरूरत नहीं है। डू यू अंडरस्टैंड कि वेजेस की कोड में कन्वर्ट करने का क्या फायदा? कोड इज लाइक ऑर्गेनाइजिंग ऑल द लेजिस्लेशन अंडर वन रूफ, राइट? तो ये ऑर्गेनाइज हो गया ना, जैसे वेलफेयर को लेके जितने एक्ट है वो सोशल सिक्योरिटी वेलफेयर में जाएंगे, सेफ्टी को लेके, वर्किंग कंडीशन को जो लेके एक्ट है वो उस कोड में आएंगे, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट को लेके, रिलेशंस को लेके जो एक्ट है वो इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड में आ जाएंगे। ठीक है, सो ये 4 कोड हैं जो गवर्नमेंट ने, कमीशन ने अल्टीमेटली पास करे। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन इज वन ऑफ द फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन टू डील विद लेबर लॉस। ILO was established an agency of the League of Nations following the Treaty of Versailles, which ended World War One. After World War One, बोला देखा गया था, ऑफ कोर्स, जैसे आफ्टर वर्ल्ड वॉर, आफ्टर वॉर, एनी वॉर,
जितने नुकसान होते हैं उस नुकसान में इंडस्ट्रियल लॉसेस देखे गए, लेबर लॉसेस देखे गए, तो उस समय ये ऑर्गेनाइजेशन बनी थी टू मेक श्योर टू डील विद ऑल द लेबर इश्यूज. Post-war reconstruction protection of labor unions occupied attention of many nations during immediately after World War One. In Great Britain, the Whitley Four Commission, a subcommittee of the Reconstruction Commission, recommended in its July 1918 final report that industrial councils be established throughout the world. तो वर्ल्ड वॉर के बाद ये सारी चीजें महसूस हुई थी. यू जस्ट हैव टू रीड, इसका एग्जाम में आई डोंट थिंक कोई क्वेश्चन है. ठीक है, तो आप वर्ल्ड वॉर वन के बाद आईएलओ और इंडस्ट्रियल लॉस को लेके काफी एक एक लाइमलाइट में आ गया था, एक स्पॉटलाइट में आ गए थे लेबर लॉस की. लेबर लॉस और इंडस्ट्रियल लॉस बहुत ज्यादा डिसिप्लिन वे में फॉलो होने चाहिए. इंडिया इज द फाउंडर मेंबर ऑफ आईएलओ एंड हैज बीन एक्टिवली मेंबर ग्लोबल पॉलिसी जो बनती लेबर वेलफेयर के लिए. इंडिया इज ऑलवेज ऑन द फोर फ्रंट. International Labour Organization, which came into existence in 1919 and has been a permanent member since 1922. ILO has 187 members right now. ILO is its tripartite character, worker, employers, government. इन तीनों के एक कड़ी है ILO. Governments, labor, your employers, ये ट्राइपार्टाइट कैरेक्टर में ILO वर्क करता है. इनके बीच में जो डिस्प्यूट होते हैं वो रिजॉल्व करता है, राइट. So ILO founded in 1922. India has been the member since 1922. India is the founder member of ILO. Right? So ILO के बारे में 2-3 बातें पता है हमें. अब आ जाते हैं how labor codes were formed. Brainstorming on labor code were fast tracked when GST as one nation one tax was made applicable in the country. तो जब GST आया था तो लेबर कोड का भी जो एक होता ना, ये पास करना है, बहुत ज्यादा लाइमलाइट में आ गया था. और उसका भी उस समय एक मोटो बना था, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास. देखो, साथ होगा तभी तो विकास होगा, और जब विकास होगा, प्रगति होगी, प्रोग्रेस होगी, तभी तो विश्वास बढ़ेगा. तो उसको याद रखिएगा. इसका मोटो, जैसे जीएसटी जब आया तो उसका मोटो था वन नेशन वन टैक्स. यहाँ पे लेबर कोड को लाने का जो मोटो है वो क्या है? सबका साथ, साथ तभी तो प्रोग्रेस होगी, सबका विकास, और सब जब प्रोग्रेस होगी तभी तो विश्वास होगा गवर्नमेंट के ऊपर, सबका विश्वास. By taking forward this progressive thinking, the reforms in labor laws were also speeded up. Extensive discussion were initiating of labor reform by Ministry of Labor and Employment. Initially, as a part of government legislative consultative policy, the ministry uploaded draft labor codes on its website for stakeholders and public consultation. During 2015 to 19, the ministry organized 9 tripartite discussions, which all the central union, employers, association, representative of state governments were invited. So आप एक वो प्रोसेस देख रहे हो, ऐसा एक दिन में नहीं आते कोड, इतने समय से, इनफैक्ट जीएसटी के पहले के समय से ही, काफी पहले से ही, नॉट 2015, काफी पहले से ही हमारे कमीशन ने, लेबर कमीशन ने कोर्ट्स को इनिशिएट कर दिया था. बस चेंज ऑफ गवर्नमेंट के कारण वो आगे ज्यादा लाइमलाइट में नहीं आ पाए. 2000 कह रहे हैं, फिर जीएसटी के टाइम पे ये कोड्स बहुत ज्यादा एक्टिव हो गए कि भाई लेबर कोड भी पास करना है. एंड तब अल्टीमेटली जाके 2015 टू 19 के बीच में बहुत एक्टिवली इसके ऊपर काम हुआ. All the 4 bills were examined by Parliamentary Standing Committee. The process of passing its recommendation to the government. In order to codify 29 central legislation, the Ministry of Labour and Employment submitted 4 code bills in 2019. तो 2019 में 4 बिल पार्लियामेंट में गए. उसके बाद 2020 आ गया, और 2020 में तो हम सबको पता ही है कि क्या हुआ था. But still, in September 2020, the government repealed these bills and enacted new ones. They broadly categorized labor codes in 4 different categories. जो अभी आपने पढ़ी, code on wages, industrial relation, social security code, and OSHW, occupational safety, health and working condition. Purpose of labor legislation. Labor legislation has adapted economic social challenges. It establishes a legal system. जितने भी legislation हमारे देश में with respect to labor, what is their main purpose? कि भाई एक legal system बना रहा है labor के लिए, ये एक framework देता है. What is framework? Framework मतलब एक organized structure देता है कि कैसे काम होना चाहिए, दिक्कत होगी तो कहाँ जाएंगे, किसका क्या राइट है, किसकी क्या लायबिलिटी है, ये एक फ्रेमवर्क देता है. कोई भी लॉ,
मतलब वैसे तो कोई भी लॉ ये सारे पर्पस फुलफिल करता है, पर यहाँ पे हम लेबर लेजिस्लेशन के बारे में बात कर रहे हैं। तो इट प्रोवाइड्स क्लियर कांस्टेंट रिमाइंडर गारंटी ऑफ फंडामेंटल प्रिंसिपल्स एंड राइट्स एट वर्क की लेबर के क्या क्या राइट्स हैं। देखो हम इसको ऑफ कोर्स जल्दी जल्दी करें क्योंकि मेजर टॉपिक क्या है, लेबर कोड। फॉर द सेक ऑफ क्लैरिटी, देखो अगर अगर तुम्हें गलती से भी लिखने को आ जाए या तुम्हें लिखना पड़ जाए लेबर कोड के ऑब्जेक्टिव, तो आप खुद सोचो, इतने सारे एक्ट को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया तो उसका क्या पर्पस होगा। खुद का दिमाग लगाओ। तुम्हारा वार्डरोब बिखरा पड़ा है, तुमने उसको ऑर्गेनाइज कर दिया कि ये मेरे घर पहनने के कपड़े, ये मेरे बाहर पहनने के कपड़े, ये मेरे इंस्टीट्यूट जाने के कपड़े। आईसीएस से जाओगे ना कल, मतलब धीरे-धीरे आप ट्रेनिंग के लिए जाओगे आगे, तो आपने ना कैटेगराइज़ कर दिया, ये मेरे फॉर्मल, ये मेरे कैजुअल कपड़े। तो क्या फ़ायदा होगा इससे आपको? कितनी कितनी आसान हो जाएगा आपके लिए, कितना ऑर्गेनाइज़ स्ट्रक्चर लगेगा आपको। दैट वे इतने लॉज़ हैं, उनको 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, 4 कोड्स में। तो डेफिनिटली बहुत ही सिंपल ऑब्जेक्टिव था, क्लैरिटी। इट इनेबल separate labor rules by classifying different functions of labor laws। उन functions के हिसाब से देखो, अभी हम जब legislation को आप broadly देखो तो कुछ legislation आपको सुनने को मिलेंगी जो वर्कर की सेफ्टी के बारे में बात कर रही हैं, कुछ दिखेंगी आपको उनके वेलफेयर के बारे में बात करते हुए, कुछ आपको दिखेंगी उनके वेजेस के बारे में बात करते हुए। तो उनको ब्रॉड कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। The four code, industrial relations, social security, were introduced in parliament as a result of NCL's recommendation। Okay, जो occupation safety वो NCL ने recommend किया था। फीचर्स ऑफ लेबर कोड, ये आपको आ सकता है एग्जाम में, 3 नंबर का 4 नंबर का क्वेश्चन बिल्कुल पूछ सकता है कि लेबर कोड ने क्या करा, क्या फीचर है देखा गया। पहले तो ईज द बर्डन ऑफ कंप्लायंस। मोस्ट लेबर रूल्स आर एप्लीकेबल ऑन लार्जर बिजनेसेस, टिपिकली 10 एंड अबव जो काम करते हैं, आपने फैक्ट्री एक्ट में भी सुना है। Threshold based on company side could ease the burden of compliance for businesses. One would counter that all business should be subject to fundamental protection, including pay, social security, working condition। तो यहाँ पे लेबर कोड में आप देखेंगे कि जो एप्लीकेबिलिटी है वो ऑर्गेनाइजेशंस के ऊपर इस तरीके से करी गई है कि उनके ऊपर बहुत ज्यादा कंप्लायंसेस भी ना आ जाए। देखो कोई भी इंडस्ट्री इकोनॉमिक ग्रोथ की बेस होती है, मतलब जितनी इंडस्ट्रीज बढ़ेंगे हमारे देश में उतनी इकोनॉमिकली हमारा देश ग्रो करेगा, राइट। अब आप जब इंडस्ट्रीज की बात करते हो देन इट कम्स टू लेबर। अगर आपका लेबर स्ट्रांग नहीं है, स्ट्रांग एज इन नॉट फिजिकली, स्ट्रांग एज इन एक लेबर बेस, लेबर रिलेशन, इंडस्ट्रियल रिलेशन स्ट्रांग नहीं है, तो आपका इंडस्ट्री इतनी प्रॉस्पर नहीं कर पाएगी, ग्रो नहीं कर पाएगी, और ग्रो नहीं करेगी तो डेफिनेटली कंट्री पे भी फर्क पड़ेगा। तो लेबर कोड इज ईजिंग द बर्डन ऑफ कंप्लायंसेस सो दैट एवरीबडी इज मोटिवेटेड टू गेट इनटू इंडस्ट्रीज। सिंपल अकाउंटेबल सिस्टम विल सिंप्लीफाई द प्रोसेस, वन रजिस्ट्रेशन वन लाइसेंस, ऐसी ऐसी चीजें हैं जिसमें बहुत ज्यादा, देखो अब क्या है ना, अभी जैसे मेरे को कोई फैक्ट्री खोलनी है या मुझे कोई इंडस्ट्री में जाना है, मैन्युफैक्चरिंग करनी है, तो डर लगेगा आपको कुछ बातों का कि अरे अभी अभी हमें क्या क्या लाइसेंस लेना पड़ेगा, अभी हमें काफी परमिशंस लेनी पड़ेंगी, अप्रूवल्स लेनी पड़ेंगी, फिर हमें रिटर्न्स फाइल करनी पड़ेगी, फिर लेबर के लिए ये सब करना पड़ेगा। टू मच हैसल ना, मतलब इन सब चीजों में लोग बिजनेस तो भूल ही जाए, मतलब इतनी सारी चीजों में अपना ध्यान लगाएं कि मेन बिजनेस पे तो फोकस ही नहीं कर पा रहे, विच इज अगेन रॉन्ग। तो आपको न्यू लेबर कोड में सिंपल अकाउंटेबल सिस्टम दिखेगा, गवर्नमेंट अप्रूवल्स जो हैं टू एम्प्लॉय 100 or more employees to close, lay off or retrench, it has been suggested that it has made it harder for business to leave and has interfered with the capacity to change the staff to meet production demands. This number is increased to 300 by this code। आपको एक और बात यहाँ पे बता रहे हैं, आगे हम करेंगे। इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड में पहले क्या होता था कि 100 से ऊपर वर्कर है, गवर्नमेंट के अप्रूवल लो बंद करने के लिए, चेंज करने के लिए, कोई भी प्रोडक्शन को तुम चेंज करो तुम्हें गवर्नमेंट के अप्रूवल चाहिए। अब 100 की जगह 300 कर दिया कि जब 300 वर्कर के ऊपर जो लोग काम करते हैं उनको अप्रूवल लेना है। तो उससे क्या हो गया, जो छोटी इंडस्ट्रीज है उनको थोड़ा सा ईज हो गया। नहीं तो क्या है, कुछ भी चेंज करना है तो दे नीड द अप्रूवल ऑफ द गवर्नमेंट, विच इज lot of hassle, right? The complexity of labor laws has led to many compliances, which has increased the burden of compliances on business. On the other side, labor enforcement apparatus has been unsuccessful due to weak enforcement। अभी क्या है, अभी मेरे ऊपर बहुत सारे लॉ लग रहे हैं, सपोज मुझे वो फॉलो करने हैं, तो मैं सोचूंगी मुझे काम ही नहीं करना, लॉट ऑफ कंप्लायंसेस, तो उसको ईज आउट करा है। तो अगर मैं न्यू फीचर लेबर कोड की बात करी जाए तो ये जो हाईलाइटेड रेड में, इनको याद रखिएगा, ठीक है।
कॉन्ट्रैक्ट लेबर इज नाउ फ्रीक्वेंटली एज अ रिजल्ट ऑफ इकोनॉमिक फैक्टर फंड। पहले क्या होता था, कॉन्ट्रैक्ट लेबर को ज्यादा राइट्स नहीं दिए जाते थे, लेकिन नए लेबर कोड में कॉन्ट्रैक्ट लेबर को भी राइट्स दिए गए हैं। कॉन्ट्रैक्ट लेबर समझते हैं ना, जो कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू अपॉइंट होती है ना। रजिस्टर्ड यूनियंस, but there are no standard by which they recognize unions can formally bargain with employers। यूनियन तो बहुत सुना है हमने, यूनियन है, ट्रेड यूनियन है, ये इनकी यूनियन है इस इंडस्ट्री में, पर यूनियन का ना कोई वो नहीं होता था, कॉन्फ्लिक्ट ज्यादा ही होते थे। यूनियन हालांकि बनाई जाती है कि वर्कर के रिप्रेजेंटेटिव्स रहे उसमें, पर वहां पे लड़ाइयां ज्यादा देखी जाती थी, गुंडागर्दी ज्यादा देखी जाती थी, तो उसका एक फॉर्मलाइज वे बनाया है कोड में। सिंप्लीफाई करें लेबर लॉज को, जस्ट अ सेकेंड। यस, तो डेलीगेट रूल मेकिंग अथॉरिटी ओवर सिग्निफिकेंट इश्यूज, कि आप अपनी किसी अथॉरिटी को डेलीगेट भी कर सकते हो। फॉरबिड डिस्क्रिमिनेशन ऑन द जेंडर, इक्वल पे, इक्वल रेम्युनरेशन, सब चीजों पे बहुत ज्यादा ध्यान दिया गया। एडवाइजरी बोर्ड्स काफी बनाए गए, हर आप लेबर कोड में देखोगे बहुत सिंप्लीफाई करा गया। अभी जैसे लेबर को कोई दिक्कत है, अब लेबर सोच रहा है मुझे कहाँ जाना है, मतलब मुझे कोई दिक्कत होती है तो मुझे एम्प्लॉयर के पास जाना है, अगर मुझे एम्प्लॉयर से ही दिक्कत है तो मैं कहाँ जाऊँ। तो चीजों को बहुत सिंप्लीफाई करा गया, अलग अलग बोर्ड बनाए गए हैं, चाहे वुमेन सेफ्टी के लिए विमेन बोर्ड बनाए गए हैं, सेंट्रल बोर्ड्स बनाए गए हैं, एडवाइजरी बोर्ड्स बनाए गए हैं, which are going to time advise government on the basis of how the labor laws can labor laws related to labor uh, can be made better. Code outlines punishment for offense such as underpaying required wages। आप कम wages दे रहे हो वर्कर को, उसको वर्किंग कंडीशन अच्छा नहीं दे रहे हो, तो कोड ने काफी पनिशमेंट को भी सिंप्लीफाई करा है। एक और चीज है, अभी ये 11 पॉइंट्स हमने करे हैं, अभी 11 पॉइंट्स एग्जाम में नहीं आएंगे, 4 आ जाएंगे, 3 आ जाएंगे, 5 लिखने को आ जाएंगे। सो यू विल बी एबल टू राइट फीचर्स ऑफ लेबर कोड, न्यू लेबर कोड्स, राइट। ये तो सिर्फ इंट्रोडक्शन था कि लेबर कोड में क्या क्या चीज है। अब हम आते हैं अपने टाइप्स ऑफ लेबर कोड पे, जो मेन टॉपिक है जिससे एग्जाम में हमें सबसे ज्यादा क्वेश्चन आने के चांसेस हैं और हमें दिक्कत आने के भी चांसेस हैं, वो अब हम बात करेंगे। अभी हमने सिर्फ इंट्रोडक्शन करा है लेबर कोड के। रिफॉर्म्स प्रपोज्ड बाय न्यू लेबर कोड्स। अब हमने कितने लेबर कोड करे बताइए। फर्स्ट वन हमने वेजेस करा, एक सेकंड, वेजेस, इंडस्ट्रियल रिलेशन, ओएसएसडब्ल्यू, और हमारा क्या रह गया, ठीक है। तो ये हमारे 4 लेबर कोड्स हैं। तो ये 4 लेबर कोड में ना हमने क्या-क्या बातें करी हुई हैं और क्या-क्या मेजर फीचर्स है वो हम बात करेंगे। सो वेजेस, वेजेस को हम इसलिए ध्यान रखेंगे क्योंकि ये तो मेजर टॉपिक है। आप ऐसे याद रखें, अगर जैसे आपको वहाँ पे कन्फ्यूजन हो गई कि क्या मतलब कौन से 4 लेबर कोड थे, हम तो लेबर कोड के नाम ही भूल चुके हैं। तो आप ध्यान रखिए कि वर्कर है, वर्कर को क्या चाहिए? वर्कर को अपनी वेजेस सही चाहिए, वेजेस आती रहे ऐसी सिक्योरिटी चाहिए, सेफ्टी चाहिए और किसी के साथ लड़ाइयाँ ना हो, रिलेशन ठीक रहे। तो याद रखिए वेजेस, सेफ्टी, सिक्योरिटी एंड इंडस्ट्रियल रिलेशन, राइट। देखो फिर मेरे नाम पे क्या ही हो गया। एनीवे पहला, Labor Code ने has consolidated 29 labor legislation and has divided into 4 parts. The first part is Code on Wages. सेकेंड, वेजेस मिल रही हैं हमें, अब हमें सिक्योरिटी भी रहे कि ये वेजेस हमें मिलती रहे, हमारी लाइफ ऐसे ही चलती रहे, अचानक से हमारी कभी जॉब ना छूट जाए और हमें एक सिक्योरिटी को फेस ना करना पड़े, सिक्योरिटी इश्यूज को, राइट। तो एक सिक्योरिटी को लेके कोड है, wages, social security. Then what we have safety, OSHW, occupational safety, health and working conditions code.
दूसरा लास्ट फोर्थ है इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड। तो ये चारों कोड प्लीज याद रखने हैं हमें। अब हम इन चारों कोड के फीचर्स के बारे में बात करेंगे जो एग्जाम में आने के काफी चांसेस होते हैं। कोड ऑन वेजेस 2019, इट इज रिटन कोड ऑन वेजेस 2019। व्हाट डज दैट मीन? इट मीन्स कि कोड ऑन वेजेस कब आया था? 2019 में। अ कोड टू अमेंड, ऐसा कोड। अच्छा, कोड का मतलब क्या है? कोड इज अ ब्रॉड फॉर्मेट जिसमें सारे लेजिस्लेशन आ रहे हैं विच आर रिलेटेड टू वेजेस। क्यों बनाया गया कोड? खाली लॉ ही पढ़ लेते, एक्ट अलग से ही पढ़ लेते, आजकल पढ़ रहे थे एक्ट अलग से तो दिक्कत हो रही थी ना, तभी तो कोड बनाया गया। ऐसी दिक्कतों को दूर करने के लिए जिसमें वेजेस को लेके इतने सारे एक्ट है, दैट इज नॉट ब्रिंगिंग क्लैरिटी, दैट इज ब्रिंगिंग लॉट ऑफ कंफ्यूजन अमंग वर्कर्स, दैट इज नॉट इफेक्टिवली इम्प्लीमेंटेड, राइट? तो उससे लेबर का ज्यादा उद्धार नहीं हो रहा था। लॉस तो बन रहे हैं पर ठीक से इम्प्लीमेंट नहीं हो रहे। तो कोड ऑन वेजेस में वो सारे लॉज आते हैं दैट आर रिलेटेड टू वेजेस। सो कोड टू अमेंड एंड कंसोलिडेट, सो ऐसा कोड दैट अमेंड एंड कंसोलिडेट, अमेंड करता है, इकट्ठा करता है कौन से लॉज को? रिलेटिंग टू वेजेस, बोनस एंड मैटर्स दैट इज कनेक्टेड देयर विद और इंसिडेंटल देयर टू। देखो, मैं आपको ये लाइन रटवा नहीं रही, लेकिन एग्जाम में जब आता है कोड ऑन वेजेस के बारे में लिखो, तो आपको ये पहली लाइन थोड़ी लिख लेनी चाहिए आपके एग्जामिनर के लिए। जब कोई जो जो टीचर चेक कर रहा है आपका पेपर, एक अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा कि बच्चे को पता है कि कोड ऑन वेजेस क्या है। अ कोड दैट अमेंड एंड कंसोलिडेट, क्या अमेंड और कंसोलिडेट कर रहा है? लॉज। कौन से लॉज? रिलेटिंग टू वेजेस एंड बोनस, ठीक है। एंड ऑल द मैटर्स कनेक्टेड देयर विद, जो जो भी ऐसे मैटर्स है जो वेजेस और बोनस के बारे में बात कर रहे हैं वो भी इसमें आते हैं, और एनी इंसिडेंटल देयर टू, या कोई भी ऐसी चीज जो इनसे जुड़ी हुई है। फोर लेबर लॉज हैव बीन अमालगमेटेड इनटू कोड ऑन वेजेस, मिनिमम वेजेस कोड। ड्यू टू दिस फॉर द फर्स्ट टाइम ऑल द वर्कर्स हैव गॉट द राइट टू मिनिमम वेजेस। पहले नहीं था, नहीं। पहले वर्कर की जो डेफिनेशन थी ना वो बहुत ही लिमिटेड थी, तो सबको मिनिमम वेजेस का बेनिफिट नहीं मिलता था। पर इस कोड में काफी ऐसे नए फीचर्स आए हैं जिसकी वजह से ऑल द वर्कर्स आर गेटिंग, जो उनको पहले राइट नहीं मिलता था, दे आर गेटिंग सम राइट्स विच वर प्रोहिबिटेड फॉर देम, विच वर नॉट गिवन टू देम अर्लियर, राइट? तो कीवर्ड्स, अभी कोड ऑन वेजेस जैसे ही हमें अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है, हमें हमें कोड ऑन वेजेस का मतलब पता है कि जितने भी वेजेस को लेके लॉज हैं, मेजरली 4 लॉज को ना इकट्ठा करा गया और एक कोड बना दिया गया है। पहले क्या हम अलग-अलग पढ़ रहे थे, अब हम एक ही कोड ऑन वेजेस पढ़ेंगे और वही इम्प्लीमेंट होगा हमारे वर्कर के ऊपर व्हेन इट कम्स टू वेजेस एंड बोनस और एनी मैटर्स कनेक्टेड देयरविद और इंसिडेंटल देयरटू। यही थी ना डेफिनेशन, 2-3 बार दोहराओगे याद हो जाएगी। कीवर्ड्स क्या-क्या है? वेजेस, इंस्पेक्टर्स कम फैसिलिटेटर्स, एडवाइजरी बोर्ड, एपेलेट अथॉरिटी, रीजनल डिस्पैरिटी। ये कीवर्ड्स क्या है? ये व्हाट आर दिस कीवर्ड्स? ये लॉ ने नहीं लिखा, ये मैं बता रही हूँ आपको, ये कीवर्ड्स लर्न करने के लिए कि जब भी कोड ऑन वेजेस, आपको क्या करना है एग्जाम से एक दिन पहले जब आप रिवाइज कर रहे हो, जस्ट गो थ्रू दिस पीडीएफ एंड क्विकली आपको ना एकदम याद हो जाएंगे इसके फीचर्स। फीचर्स में वेजेस के बारे में बात करी गई है, कुछ बात करी गई है इंस्पेक्टर्स कम फैसिलिटेटर्स, एडवाइजरी बोर्ड्स आए हैं नए नए जो वेजेस के चीजों को लेकर लॉस बनाएंगे, एपेलेट अथॉरिटी, क्योंकि क्या है ना, वेजेस को लेके दिक्कत है। वर्कर बेचारा काम किस लिए कर रहा है दिन रात? वेजेस को लेके। अब वो बेचारे को नहीं मिल रहा पैसा ठीक से, या ज्यादा पैसा काट रहा है उसका एम्प्लॉयर, तो वो कहाँ जाएगा? एपेलेट अथॉरिटी। तो उसके लिए बड़ी सिंप्लीफाई करी गई है चीज कोड ऑन वेजेस में। रीजनल डिस्पैरिटी, रीजनल डिस्पैरिटी का मतलब होता है कौन किस रीजन से आया उस बेसिस पे थोड़ा सा डिस्क्रिमिनेट करना, डिस्पैरिटीज रखना, ठीक है। तो ये कीवर्ड्स हैं, लेट्स डू इट। कोड ऑन वेजेस, बट हम क्या करने वाले? सैलरी एंड वेज, वेजेस इक्वल रेम्युनरेशन पेमेंट एंड बोनस, पहली फोटो। दूसरी फोटो सोशल वेजेस सिक्योरिटी, सोशल सिक्योरिटी एंड हेल्थ सिक्योरिटी। तीसरी फोटो इक्वल रेम्युनरेशन, ऐसा ही कुछ दिख रहा है। चौथी फोटो वेजेस बाय चेक। अभी ये जो पहली लाइन में 4 फोटोज आई है ना, ये 4 पॉइंट्स हैं तुम्हारे फीचर्स के। इफ यू गो थ्रू योर नोट्स और स्टडी मटेरियल, आप देखोगे जहां पे फीचर्स ऑफ कोड ऑन वेजेस है, वहां पे ये चारों फीचर्स हैं जो मैंने फोटोज और कीवर्ड के साथ यहाँ पे रखे हैं, सो दैट आपको अच्छे से याद हो जाए। पहला यहाँ पे बोल रहा है कि कोड ऑन वेजेस में वेजेस, इक्वल रेम्युनरेशन, पेमेंट एंड बोनस के बारे में बात करी गई है, ठीक है।
दूसरा फीचर बोल रहा है कि कोड ऑन वेजेस का एक बड़ा इंपॉर्टेंट अच्छा फीचर है, वो फीचर ये कि वेज सिक्योरिटी, सोशल सिक्योरिटी और हेल्थ सिक्योरिटी के बारे में भी बात हुई है। अच्छा एक बात बताओ, पैसे से ही सिक्योरिटी है, यू हैव मनी, ऐसा नहीं है कि मनी है तो बीमार हो जाओ, पर बीमार हो गए तो पैसा ही काम आएगा ना। तो वेज सिक्योरिटी इज अ वेरी बिग सिक्योरिटी फॉर वर्कर्स। इक्वल रेम्युनरेशन के बारे में बात करी है, वेजेस को चेक के थ्रू देने की बात करी गई है इस कोड में। देखिए अगर आप कोड ऑन वेजेस निकालेंगे एंड अपने नोट्स या मॉड्यूल को ओपन करेंगे, लिखा है फीचर्स ऑफ कोड ऑन वेजेस। पहला फीचर, दिस कोड emphasizes on payment of wages. This code simplify the procedure of payment of this. This code emphasizes on wage security. This code outlines the equal remuneration for both men and women. ठीक है ना, तो बस वो ऐसे एक लंबा सेंटेंस की तरह लिखा है, बट यहाँ पे फोटोज एंड कीवर्ड्स विल हेल्प यू टू लर्न। सिंस वी आर डूइंग रिविजन, सो माय मेजर ऑब्जेक्टिव इज टू मेक यू लर्न द फीचर्स ऑफ ऑल द कोड्स, राइट। गारंटी मिनिमम वेजेस के बारे में बात हुई है, मतलब वेजेस को लेकर जो जो दिक्कत होती है ना वर्कर को, वो सब यहाँ बात करेंगे। रिव्यू ऑफ मिनिमम वेजेस, अभी मिनिमम वेजेस 5 साल पहले जो चाहिए होती थी वो आज तो नहीं चाहिए ना। हमारा जो एक क्या बोलते हो आप, लाइवलीहुड बढ़ता है, हमारे जो एक्सपेंसेस बढ़ते हैं, तो मिनिमम वेजेस भी बढ़ना चाहिए और रिव्यू होना चाहिए। तो रिव्यू की बात करी गई है। फीचर बात, ये दीज आर द फीचर्स ऑफ कोड्स। पेमेंट ऑफ मिनिमम पेमेंट ऑफ वेजेस के बारे में बात हुई है। रीजनल डिस्पैरिटी को रिमूव करने के बारे में बात हुई है कि कौन कहाँ से आ रहा है, उस बेसिस पे कोई डिस्क्रिमिनेट नहीं करा जाएगा। इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर, कोड ऑन वेजेस में एक बात करी गई है कि अभी जैसे फैक्ट्रीज एक्ट में तुमने इंस्पेक्टर सुना, कोड ऑन वेजेस कह रहा है कि हम लोग इंस्पेक्टर्स कम फैसिलिटेटर ज्यादा रखेंगे, कि अगर किसी को कोई दिक्कत हो रही है तो फैसिलिटेटर कुड हेल्प। चाहे वो एम्प्लॉयर को दिक्कत हो सकती है, एम्प्लॉय को भी हो सकती है, एम्प्लॉयर को भी तो हो सकती है, एम्प्लॉयर इज ऑल्सो कंफ्यूज। तो इंस्पेक्टर आके ऑर्डर पास करे, इससे बेटर है आप एक फैसिलिटेटर की भूमिका निभाकर एक एक फैसिलिटेटर की तरह एक एम्प्लॉयर को एजुकेट करो। हो सकता है ना एम्प्लॉयर अपना बिजनेस संभाले या लेबर लॉ संभाले, हो सकता है उसको कंफ्यूजन हो किसी चीज में, उसकी इंटेंशन नहीं है लेबर लॉ तोड़ने की। तो कोड ऑन वेजेस में बात करी गई है कि इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर्स की तरह प्रेजेंट करे जाएंगे कोड ऑन वेजेस में। देन रिड्रेसर ऑफ अपील्स, अपेलेट अथॉरिटी बनाई गई है, दैट विल हैव अ रिड्रेसल सिस्टम, स्पीडी रिड्रेसल सिस्टम, कि जल्द से जल्द जो भी डिस्प्यूट है वो रिजॉल्व करा जाए। कोड ऑन वेजेस ने सेंट्रल एडवाइजरी रूल्स निकाले थे 2021 में, विच टेल्स के एडवाइजरी बोर्ड दोनों लेवल पे है, स्टेट लेवल भी और सेंट्रल लेवल पे, जो टाइम टू टाइम गवर्नमेंट को एडवाइस करेगा। देन वी हैव प्रोसीजर फॉर हियरिंग एंड डिसाइडिंग क्लेम। तो यहाँ पे कह रहे हैं पहले क्या होता था कि 6 महीने के अंदर अंदर आप डिस्प्यूट को सबमिट करो, लेकिन अब क्या है, आपको 3 साल का समय है। अगर तुम्हें कोई भी दिक्कत है, आप 3 साल के अंदर अंदर आ सकते हो क्लेम करने के लिए। 6 महीने का कम का टाइम है ना, बेचारे लेबर को तो समझ भी नहीं आएगा कि उसके साथ क्या गलत हुआ है। तो 6 महीने से क्या कर दिया गया, 3 साल तक। अब एक बात बताओ, 4, 8, 9, 10, 12 फीचर्स है यहाँ पे, 12 फीचर है। तुम 4 नहीं लिख पाओगे, इसमें से 5 नहीं लिख पाओगे, 6 भी याद रह जाएंगे तुमको। दिस फोटो, दिस पर्टिकुलर पिक्चर एंड स्मॉल कीवर्ड्स विल हेल्प यू टू लर्न द फीचर्स। ऐसा नहीं है ये फोटो देख के चले गए, मॉड्यूल ओपन करो, वहां पे फीचर्स लिखे हुए हैं, रीड करोगे ना, अब झट से समझ भी आएंगे और लर्न भी हो जाएंगे, क्योंकि आपने ये कर लिया। ठीक है, सो दिस पिक्चर इज फॉर योर बेनिफिट। और प्लीज एग्जाम में कीवर्ड लिख कर नहीं आने, ये नहीं, रिमूव रीजनल डिस्पैरिटी, मिनिमम वेजेस इज ensured, पेमेंट ऑफ वेजेस इज अ फीचर। ऐसा नहीं भाई, पूरी पूरी लाइन लिखनी है, कीवर्ड लिखकर नहीं आने। कीवर्ड इज फॉर यू टू रिमेम्बर एंड रिट्रीव योर आंसर, राइट। तो प्लीज वहां जाके ऐसे खिचड़ी बना के मत आना एग्जाम में, इतना एक एक वर्ड लिख के। नेक्स्ट कोड इज इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड। ठीक है, अभी वेजेस कोड है, वेजेस कोड के हमने 12 फीचर्स करे। अच्छा देखो, हमने 12 फीचर्स करे, मैंने कौन से लिखे तुम्हें कीवर्ड्स में, ये 5। तो क्या ये 5 ही याद रखने हैं, नहीं, ये तो फीचर के मैंने कीवर्ड बोले कि कीवर्ड याद रखोगे तो आगे वेजेस याद रखोगे तो वेजेस से आगे शब्द याद आ जाएगा। यू अंडरस्टैंड। एपेलेट अथॉरिटी याद रखो, एडवाइजरी बोर्ड याद रखोगे तो 2 पॉइंट बना सकते हैं, सेंट्रल एडवाइजरी, स्टेट एडवाइजरी के अलग अलग। तो ये कीवर्ड है जिससे तुम्हें मेन पॉइंट याद आ जाए, ये वाले। अभी देखो, अभी मैं तुम्हें एक आई कैन जस्ट हेल्प यू विद द बेटर वे टू लर्न, बट आई कैन नॉट लर्न ऑन योर बिहाफ। मेरे को एग्जाम देना था, मैंने दे दिया।
जब मैम आपने एग्जाम दिए होंगे तो ये था ही नहीं टॉपिक। आई एम श्योर जब मैं सीएस बन भी गई थी तब भी उसके भी सालों बाद ये टॉपिक आया है। बट व्हेन यू गिव योर एग्जाम, लर्न तो आपको ही करनी है ना चीजें। आई कैन मेक यू अंडरस्टैंड ये चीज क्या है, इसमें क्या बात करी गई है, ठीक है। बट 2 बार अगर आप ये फोटो देखोगे जो अभी पीछे हमने बात करी है और 2 बार दोहराओगे तो डेफिनेटली आपको याद हो जाएगा, राइट। इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड 2020, वेजेस कोड क्या था 2019, ये इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड क्या है 2020। 2020 का हमारे हमारे हमें बहुत सारे खराब यादें जुड़ी हुई हैं 2020 से, बट ये याद रखेगा बाकी 3 कोड 2020 में पास हुए थे, सिर्फ कोड ऑन वेजेस एट 2019 में पास हुआ था। बाकी इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड, सोशल सिक्योरिटी कोड एंड ओएसएचडब्ल्यू वाला वो तीनों 2020 में पास हुए थे। तो ये कोड क्या बात कर रहा है, दिस इज द कोड टू कंसोलिडेट एंड अमेंड, वही सेम लैंग्वेज जो भी हमने करी है, द लॉज रिलेटिंग टू relation. What is the relation? Which relation is it talking about? It is talking about the relation between employer, employee, government, triangular relation, right? And in industrial relation code, it is majorly talking about the dispute between employer and employee, right? एंड जितने भी एक्ट है जो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के रिलेशंस के बारे में बात करते हैं, डिस्प्यूट के बारे में बात करते हैं, वो इस कोड में आया है। सो लेट्स सी, दिस कोड इज कंसोलिडेटिंग एंड अमेंड द लॉज रिलेटिंग टू ट्रेड यूनियन, कंडीशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इन्वेस्टिगेशन एंड सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट एंड फॉर मैटर्स कनेक्टेड और इंसिडेंटल देयर टू। तो जो भी मैटर्स डाटा कनेक्टेड टू ट्रेड यूनियन, डाटा कनेक्टेड टू इंडस्ट्रियल रिलेशन, डाटा कनेक्टेड टू इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट, वो इस कोड में इकट्ठा करके बात करी गई है। बाय अमालगमेटिंग 3 लेबर लॉज, कोड ऑन वेजेस में 4 थे, यहाँ पे 3 लॉज को इकट्ठा करा गया है जो इंडस्ट्रियल रिलेशन के बारे में बात करते हैं। इन दिस कोड ऑल पॉसिबल स्टेप्स हैव बीन टेकन फॉर इंडस्ट्रियल यूनिट एंड वर्कर्स सो दैट डिस्प्यूट डू नॉट अराइज। ऐसा तो हो नहीं सकता, हमारे देश में डिस्प्यूट ना, ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन डिस्प्यूट जल्दी रिजॉल्व हो जाए। ऐसे रिफॉर्म्स बने कि डिस्प्यूट ज्यादा होने के चांसेस ना हो, और ऐसे ना हो कि उनका यू नो एक जो अंजाम है, मतलब एक जो कॉन्सिक्वेंस है वो इतना खराब हो कि इंडस्ट्रीज को अफेक्ट करे, ऐसा डिस्प्यूट नहीं होना चाहिए। कीवर्ड्स, डेफिनेशंस, फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट, ट्रेड यूनियन, इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल, ये कुछ इसके कीवर्ड्स हैं, ठीक है। ट्रेड यूनियन और ट्राइब्यूनल और फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट, ये तो ट्रेड यूनियन इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल के बारे में तो हमने पीछे ही बात करी है कि कोड में ये सब बातें करी गई हैं, उसी से हम पकड़ सकते हैं कि इस कोड में ट्रेड यूनियंस के बारे में बात करी गई है, डिस्प्यूट्स के बारे में बात करी गई है, ट्राइब्यूनल्स के बारे में बात करी गई होगी, क्योंकि रिलेशन को सुधारने के बारे में बात हुई है कि डिस्प्यूट कैसे कम हो सके, ना हो सके, और अगर हो गया तो उसको रिजॉल्व कैसे करा जाए, रिड्रेस कैसे करा जाए। सो लेट्स डू द पिक्चर। व्हाट इज द वर्कर? ओके। सेकंड पिक्चर, व्हाट इज फिक्स्ड एम्प्लॉयमेंट? थर्ड पिक्चर, मीनिंग ऑफ इंडस्ट्री। फोर्थ पिक्चर, ग्रीवेंस रिड्रेसल कमिटी। अभी ये पहले 4 पिक्चर एक्सप्लेन करती हूँ मैं आपको। डेफिनेशन ऑफ वर्कर का क्या मतलब है यहाँ पे, ये क्या है, इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड ने जहाँ पे अभी वर्कर है उसके साथ गलत हुआ, उसको बोला जा रहा है कि तुम्हारे साथ गलत हुआ ना, पर तुम ना इस ट्राइब्यूनल नहीं जा सकते हो। वो कहेगा क्यों, मैं तो वर्कर हूँ। वो कहेंगे कि भाई तुम डेफिनेशन में नहीं आते हो। वो कहेगा ये क्या बदतमीजी, में डेफिनेशन में क्यों नहीं आता, क्योंकि अलग अलग एक्ट में अलग अलग डेफिनेशन है, तो इस एक्ट की डेफिनेशन में तुम नहीं आते तो तुम क्लेम करने नहीं जा सकते या तुम अपील करने नहीं जा सकते। ये तो बड़ी दिक्कत की बात हो गई वर्कर के लिए। वर्कर कहेगा कि मैं भी वर्कर, ये भी वर्कर, पर ये डेफिनेशन में आ रहा है, मैं नहीं आ रहा। सो दैट कुड बी अ प्रॉब्लम। तो इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड ने क्या करा, पहले तो व्हाट इज अ वर्कर डेफिनेशन को बहुत ब्रॉड करा, एक डेफिनेशन रखी जो सब पे एप्लीकेबल है। दूसरा, फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट, उससे क्या होता है डिस्प्यूट के चांसेस कम होते हैं, क्योंकि ये भी एक बहुत बड़ा डिस्प्यूट का टॉपिक हो जाता है। हमें निकाल दिया, हमें पहले निकाल दिया, हमें हमारा कोई कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं करा, तो फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट के बारे में बात करी गई है। इंडस्ट्री, इंडस्ट्री कौन कौन सी आती है इस कोड में, उसके बारे में बात करी गई है। अगेन ये रिलेशन को सुधारने वाला कोड है, तो रिड्रेसल कमिटी के बारे में बात करी गई है। तो ग्रीवेंस रिड्रेसल कमिटी इज आल्सो देयर वेयर 20 और मोर वर्कर्स आर वर्किंग। देन वी हैव अटल बिमित व्यक्ति कल्याण योजना, ठीक है। इस योजना के बारे में इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड ने बात करी गई है। 15 days वेज फॉर रीस्किलिंग, ट्रेड यूनियन, देन ट्राइब्यूनल। तो यहाँ पे ना
पहली बात है, अगर आपको ये याद है, अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना, ये योजना इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड के अंडर आई थी। इस योजना का नाम पढ़ो जरा, अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना। तो इसमें इस योजना में बात करी गई है एक व्यक्ति मतलब एक लेबर के इस स्कीम में बात करी गई है कि वो ऑर्गेनाइजेशन में रहे, उसका कोई भी जो गलती होता है उसको रिजॉल्व करा जाए, रादर उसको निकालने के बजाय, ठीक है। फिर बात करी है रीस्किलिंग, अगर कोई वर्कर नया आता है, उसको आपने निकाल दिया कि नहीं भैया तुम्हें तो ये स्किल नहीं आता तो तुम्हें नहीं रख रहे। नहीं, आप उसको रीस्किलिंग करवाइए, 15 दिन की वेजेस देंगे जब वो सीख रहा होगा। ये नहीं कि जब तुम सीख लोगे तब तुम्हें पैसा देना शुरू करेंगे, नहीं। 15 डे वेजेस रीस्किलिंग की होनी चाहिए। ट्रेड यूनियन को रिकॉग्नाइज करा गवर्नमेंट के लिए, ट्रेड यूनियन एक प्रॉपर फॉर्मल तरीके से ऑर्गेनाइज होनी चाहिए। जो सारी ट्रेड यूनियंस, देखो ट्रेड यूनियन एक्ट है हमारा, लेकिन कोड ऑन इंडस्ट्रियल रिलेशन ने बात करी था ट्रेड यूनियन shall be the representative. Government ने recognize करा trade union को as a representative. Then you have a judicial member and administrative member in industrial tribunal. उनको enhance करा गया कि वहां पे admin member भी होना चाहिए और एक judicial member भी होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, judicial member पता है कौन होता है? जिसको judiciary की knowledge है, ठीक है। admin member क्यों होना चाहिए? क्योंकि वो उसको day to day के बारे में मालूम है। अभी जैसे हमारा एनसीएलटी है, हमारे एनसीएलटी में एक तो जुडिशियल मेंबर है, एक प्रैक्टिसिंग सीएस, एक एडमिन मेंबर की तरह होता है, क्योंकि पीसीएस, देखो जुडिशियल मेंबर सजा सुना सकता है, लेकिन एक पीसीएस वो पर्सपेक्टिव बता सकता है कि क्या दिक्कत हुई होगी एज अ कंपनी सेक्रेटरी, राइट। तो वो एक अच्छा ऑर्डर पास हो सकता है बाय एनसीएलटी। तो यहाँ पे भी ट्राइब्यूनल में यू हैव एडमिन मेंबर, यू हैव जुडिशियल मेंबर। स्ट्राइक के बारे में बात करी गई है। प्रोहिबिट, स्ट्राइक को प्रोहिबिट कर दिया गया कि जब तक आप नोटिस नहीं देंगे अपने एम्प्लॉयर को, आप स्ट्राइक पे नहीं जा सकते, वो इनवैलिड स्ट्राइक मानी जाएगी, ठीक है। तो उसके रिफॉर्म्स चेंज करे गए हैं। देन पेनल्टी इम्पोज करी गई है ऑन वर्कर्स कि अगर सॉरी एम्प्लॉयर्स की अगर आपने ऐसा कुछ भी वर्कर के साथ करा या कुछ भी आपने रिफॉर्म जो फॉलो नहीं करे, देन यू विल बी लिविड विद दिस मच, मतलब यू विल बी पेनलाइज्ड, जो इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड ने बात करी है। देन वी हैव रिट्रेंचमेंट एंड ले ऑफ। तो ये अभी हमने बात करी थी कि जब भी किसी इंडस्ट्री को बंद करना है ऑर्गेनाइजेशन या चेंज करने हैं वर्कर, तो उनको ना परमिशन लेनी पड़ती थी सेंट्रल से। जैसे 100 से ऊपर वर्कर है तुम्हारे इंडस्ट्री में, तुम्हें परमिशन लेनी पड़ती थी। पर अब ये कितने हो गए हैं? 300। ये क्यों कर दिया गवर्नमेंट ने 300? इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड ने क्यों कर दिया 300? क्योंकि 100 में ही आप कभी बंद कर रहे हो, चेंज कर रहे हो, बार-बार गवर्नमेंट लाइसेंस अप्रूवल्स ले रहे हो, तो दैट इज़ अ हैसल। तो अब बोला गया चलो कोई नहीं, तो 300 से ऊपर वर्कर है ना, वो आएँगे अप्रूवल्स लेने, जो 300 से कम है उनको अप्रूवल्स लेने की ज़रूरत नहीं है, राइट? सो दिस वाज़ इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड। देखो कोड ऑन वेजेस वैसे देखा गया है, इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड कम देखा गया है, लेकिन अगर मैं तो बोलती हूँ एग्जाम में ये क्वेश्चन आ जाए ना, सारे कोड के बारे में बताओ तो बहुत अच्छी बात है। कोड ऑन वेजेस के बारे में 3 पॉइंट्स बता दिए, 3 पॉइंट्स इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड के बारे में बता दिए, 3 पॉइंट सिक्योरिटी, 3 पॉइंट्स ओएसएचडब्ल्यू, इनके बता दिए। एक बड़ा आंसर आपने अच्छे से प्रेजेंट करा। अब यहाँ पे क्या है ना कि ऐसा एक ओपन एंडेड क्वेश्चन आ जाता तो हम लिख पाते हैं। अगर तुमसे सिर्फ इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड पूछा गया 3 नंबर का, 4 नंबर का, तो कम से कम 3-4 फीचर्स तो आप लिख ही लोगे ना, राइट। सो प्लीज ये कीवर्ड्स, ये पिक्चर्स, इनको देख के जाइए। आपको कम से कम आई हैव सिंप्लीफाइड योर फीचर्स टू मेक यू रिमेम्बर दोस इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ कोड। तो और पता भी, देखो 4 नंबर से ऊपर क्वेश्चन नहीं आएगा, 5 पॉइंट्स लिखने पड़ जाएंगे, तो यू कैन रिमेम्बर एटलीस्ट 5 पॉइंट्स। Code on Social Security. This code is amending and consolidating the laws which are relating to Social Security with the goal to extend Social Security to all employees and workers either in the organized sector or unorganized sector for the matters connected therewith or incidental thereto. To ensure security for all worker, 9 labor laws को इकट्ठा करके कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी में लाया गया। इसमें 4 था, हमारे इंडस्ट्रियलेशन में 3 था, यहाँ पे कह रहे हैं 9 एक्ट कोड, जो अलग अलग एक्ट सोशल सिक्योरिटी के बारे में बात कर रहे थे, उनको इकट्ठा करके कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी निकाला गया। अब ये एक ही कोड फॉलो होगा, इसी में सारी बातें लिखी हुई हैं और यही कोड तुम फॉलो करोगे व्हेन इट कम्स टू सोशल सिक्योरिटी ऑफ वर्कर। इसमें सोशल सिक्योरिटी वर्कर की कैसे होती है? सिक्योरिटी का मतलब क्या है? अभी मैंने आपको बताया, आपकी जॉब छूट जाती है, पैसा कहाँ से लाएं? बीमार हो जाता है कोई, पैसा कहाँ से लाए? तो ये डेथ हो गई, मेन जो अर्निंग मेंबर था, तो बाकी फैमिली का क्या होगा? तो ये सिक्योरिटी इश्यूज होते हैं वर्कर के। तो सोशल सिक्योरिटी के बारे में सोशल सिक्योरिटी की जब भी बात होगी ना,
तो इंश्योरेंस, पेंशन, ग्रेच्युटी, मैटरनिटी बेनिफिट, ऐसी बातें सुनने को मिलेंगी। ये सारी सोशल सिक्योरिटी है ना, ग्रेच्युटी, तुम्हारा ईएसआईसी इंश्योरेंस, ईएसआईसी एक्ट जो है, ईपीएफ एक्ट जो है, ये सारी क्या है, सिक्योरिटी तो प्रोवाइड करती है वर्कर को। तो सोशल सिक्योरिटी में इन सब के बारे में बात होगी, विच इज वेरी इजी टू रिमेम्बर। पहले क्या था, सिर्फ ऑर्गेनाइज सेक्टर ईएसआई में आ सकते थे, लेकिन अब अनऑर्गेनाइज भी आ सकते हैं। ईएसआई, ईपीएफओ, यूएएन, प्लांटेशन वर्कर, गिग वर्कर, इनके बारे में बात करी गई है। और भी बहुत बातें करी गई हैं, कुछ कीवर्ड्स है, अगर ये याद रख लोगे तो पॉइंट्स आगे के और याद हो जाएंगे तुम्हें। लेट्स डू द पिक्चर। चलिए पहले 4 पिक्चर के बारे में बात करते हैं। पहले क्या था, ईपीएफओ का सारा बेनिफिट सिर्फ ऑर्गेनाइज सेक्टर को मिलता था, अनऑर्गेनाइज को नहीं। पर अब ऑर्गेनाइज अनऑर्गेनाइज दोनों इसमें आ गए। बेनिफिट्स ऑफ ईएसआईसी के बारे में बात करी गई कि ईएसआईसी एक्ट, ईएसआईसी जो इंश्योरेंस प्रोवाइड होती है सारे वर्कर्स को, जनरली ऑर्गेनाइज वालों को प्रोवाइड होती थी, लेकिन अब वर्कर की डेफिनेशन बहुत ज्यादा ब्रॉड कर दी गई है इस कोड में, और ईएसआईसी बेनिफिट सबको मिलता है। ईएसआईसी हॉस्पिटल्स के बारे में बात करी गई है, कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन अंडर ईएसआईसी। अगर आपका हैजर्डस प्रोसेस वाली फैक्ट्री, अगर आपकी ऐसी इंडस्ट्री जहाँ पे हैजर्डस प्रोसेस होता है, ठीक है, आप कहोगे मैम ये तो गलत है, हैजर्डस प्रोसेस क्यों करना है? भाई अब कोई इंडस्ट्री है, वहां पे कोई केमिकल बन रहा है, कुछ काम हो रहा है, तो हो सकता है कि वहां पे डेफिनेटली कोई डेंजरस काम हो रहा हो, कोई केमिकल ऐसा हो विच इज डिफिकल्ट, विच इज यू नो हैंडल विद केयर वाले जो केमिकल्स होते हैं, हैजर्डस केमिकल्स जो होते हैं। अब काम तो आने, जब इनसे काम होना है तो इनको तो रखना पड़ेगा ही ना। बट इफ यू हैव अ हैजर्डस एरिया, हैजर्डस प्रोसेस, हैजर्डस सब्सटेंसेस, then you have to make sure that you compulsorily register your industry under ESIC। ठीक है, उसके बाद मेटर्निटी बेनिफिट के बारे में बात करी गई है। प्रोहिबिशन ऑफ वर्क ड्यूरिंग सर्टेन पीरियड्स फॉर वुमेन व्हेन दे आर ऑन मेटर्निटी, राइट। उसके बाद ग्रेच्युटी के प्रोविजंस को रिवाइज करा गया है। यूएएन, यूनिवर्सल अकाउंट नंबर, वर्कर को कहा जा रहा है कि तुम्हारा यूएएन होना चाहिए, यानी कि ईएसआईसी के लिए अलग अलग अकाउंट है, प्रोविडेंट फंड तुम्हारा अलग अकाउंट नहीं, यूएएन। सो दैट इज अंडर इंडस्ट्रियल सोशल सिक्योरिटी कोड। गिग इकोनॉमी, गिग इकोनॉमी, गिग वर्कर कौन होते हैं? बेसिकली वो वर्कर जो एक तरीके के फ्रीलांसर होते हैं। यहाँ पे साइट पे काम हो रहा है, यहाँ काम कर लिया, काम खत्म, फिर घर बैठे हुए हैं, फिर कहीं और साइट पे काम आ गया, वहां काम कर लिया। ठीक है, अब क्या है ना, ये वर्कर बेचारे ना इन सारे बेनिफिट से रह जाते हैं। ईपीएफ, ईएसआईसी, तो बोला जा रहा है कि गिग इकोनॉमी, इसको गिग इकोनॉमी की तरह बोला जा रहा है गिग वर्कर्स को, कि अब इनको भी ये सारे बेनिफिट्स मिलेंगे अंडर न्यू कोड। ठीक है, बैंक अकाउंट्स ओपन होना बहुत जरूरी है वर्कर्स के। प्लांटेशन वर्कर्स के लिए सोशल सिक्योरिटी बताई गई है। पहले इनको कंसिडर नहीं करा जाता था, प्लांटेशन वर्कर्स को ईपीएफ, ईएसआईसी में ये सब चीजें इन पे इम्प्लीमेंट नहीं होती थी, बट अब आफ्टर कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी इनकी बात करी गई है। देन वी हैव सोशल सिक्योरिटी फंड, जिसमें वो पैसा आएगा जो एज अ कंट्रीब्यूशन कलेक्ट होता है फ्रॉम एम्प्लॉयर्स एंड एम्प्लॉइज, और वो काम आता है। अब जैसे ईएसआईसी हमने पढ़ा हुआ है कि भाई कंट्रीब्यूशन आता है तभी तो आपको बेनिफिट मिलता है ना, ईएसआईसी का, ईपीएफ का। तो सोशल सिक्योरिटी फंड भी इस कोड में बात करी गई है। सो दीज आर द पिक्चर्स, दीज आर द फीचर ऑफ सोशल सिक्योरिटी कोड। अगर एग्जाम में आता है, यू विल बी, आई एम श्योर, बी एबल टू राइट। अभी ऐसा नहीं कि सिर्फ सुना, देखा और आपको याद हो गया। ऑफ कोर्स आपको अभी वीडियो के बाद याद करना पड़ेगा। मैंने ये नहीं बोला कि मैं जो बोल रही हूँ बस आपको उसी समय, यू नो, बट आई हैव ईज्ड, बट दिस इज लाइक सम इजी वे आउट टू लर्न। बुक खोल के ऐसे फीचर याद कर रहे हो, मार्क कर रहे हो अपने हाइलाइटर से, तुमने पूरी बुक को डेकोरेट कर लिया और दिमाग में कुछ नहीं गया, बट दीज पिक्चर्स विल रियली हेल्प यू, राइट। अभी ये फोटो तुम देख रहे हो, कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी, पहली 4 फोटो ही तुम्हें दिख रही हैं, ईएसआईसी, ईपीएफ, ग्रेच्युटी, गिग वर्कर, प्लांटेशन वर्कर, 5 पॉइंट्स बन गए। हैजर्डस एरिया, यूएएन, ऊपर से याद रख लो। ठीक है ना, तो 6-7 पॉइंट्स तो हो गए ना याद। 2 बार देखोगे, तीसरी बार खुद जब तुम पेपर दे रहोगे, पिक्चर तुम्हारे माइंड में आ जाएगी। उस टाइम ऐसे आंखें बंद करके सोचोगे ना, वो कौन क्या फोटो थी, पहले ये था। यू अंडरस्टैंड दीज पिक्चर्स एंड कलरफुल जो होते हैं ना एक प्रेजेंटेशन, डेफिनेटली पुट मोर इम्पैक्ट ऑन आवर हेड, हमें ज्यादा समय तक याद रहती है। ये दैट्स अबाउट द ह्यूमन ब्रेन एंड बेसिक चीज है, इसलिए ये हमें ज्यादा समय तक याद रहते हैं रादर ब्लैक एंड व्हाइट बुक्स। ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन कोड 2020, तो दिस इज द लास्ट कोड। अब ये किसके बारे में बात कर रहा है? ये बात कर रहा है लॉज रेगुलेटिंग द ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ वर्किंग कंडीशन ऑफ पर्सन एम्प्लॉयड इन एनी एस्टैब्लिशमेंट
The security of interest of workers engaged in factories, mines, plantation, motor transport, बीड़ी cigar workers, contract migrant workers has been ensured. कह रहे हैं ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, जहां जहां वर्कर की सेफ्टी, हेल्थ और वर्किंग कंडीशन के वो एक्ट जो वर्कर के सेफ्टी, हेल्थ और वर्किंग कंडीशन के बारे में बात करते हैं, उनको हम एक ही कोड के अंडर ले आए हैं। आप समझ रहे हैं? जो जो लॉ वर्कर के सेफ्टी, हेल्थ और वर्किंग कंडीशन के बारे में बात कर रहे थे, ऑल दोस एक्ट आर नाउ अंडर वन कोड, दैट इज OSHW कोड 2020। इसके कीवर्ड्स क्या है? इंटरस्टेट माइग्रेंट वर्कर, वुमेन सेफ्टी, हेल्पलाइन, नकोश सकोश, ये कौन है अभी आगे बात करेंगे। लेट्स डू द पिक्चर। पहली पिक्चर में क्या दिख रहा है? हेल्थ सेफ्टी वर्क इज आर प्रायोरिटी, दिस शुड बी। अब ऐसा नहीं है कि खाली ये क्या बोलो आप, फोटो लगाने से सेफ्टी हेल्थ प्रायोरिटी हो जाती है, ऐसा नहीं है। वर्कर एम्प्लॉयर्स को एजुकेट करा जाता है बाय डायनामिक टेक। डायनामिक टेक मीन्स कि अब नई नई वो आ गए हैं, एप्स आ गए हैं, वेबसाइट्स आ गए हैं, जिसके थ्रू आप रेगुलेट कर सकते हैं कि एम्प्लॉयर्स एक्चुअल में मेक श्योर कर रहे हैं एम्प्लॉयर की सेफ्टी, एम्प्लॉयज वर्कर की सेफ्टी और नॉट। इंटरस्टेट माइग्रेंट वर्कर्स, अब क्या है ना, बहुत फैसिलिटी ना होने की वजह से जो वर्कर थे वो एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेंट करते हैं। तो इस चीज के को भी एड्रेस करा कि ऐसा नहीं है, हर जगह सेफ्टी मेजर्स अगर सेम होंगे, अच्छे से इंश्योर होंगे, तो ये प्रॉब्लम नहीं देखी जाएगी। अपॉइंटमेंट लेटर कंपल्सरी होना चाहिए वर्कर के लिए। अभी अपॉइंटमेंट लेटर हमें मिलता है तो कह रहे हैं वर्कर के लिए भी कंपल्सरी होना चाहिए। उनको आप एक डॉक्यूमेंट देंगे जो सुनिश्चित करेगा कि हाँ, ये वर्कर इज अ पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। मेडिकल चेकअप shall be there for workers. Definitely इससे क्या उनकी हेल्थ, this is a health measure taken under this code. देन वन नेशन वन राशन कार्ड, ताकि इंटरस्टेट माइग्रेंट वर्कर को कोई दिक्कत ना है कि यहाँ पे फॉर्मेलिटी पूरी कर रहे हैं। जो एक ही राशन कार्ड होगा जो पूरे देश पे एप्लीकेबल होगा। हेल्पलाइन शुड बी देयर, मैंडेटरी हेल्पलाइन फॉर वर्कर। अभी हेल्पलाइन कितना काम करती है अभी ये तो नहीं पता, लेकिन एक मैंडेटरी हेल्पलाइन होनी चाहिए वर्कर के लिए, जिससे अगर कोई सेफ्टी हेल्थ की बात आती है तो दे कैन फाइल अ कंप्लेन देयर। राइट फॉर वुमेन वर्कर बात करी गई है, बिकॉज हेल्थ की जब बात आती है तो वुमेन एंड चिल्ड्रन आर प्रायोरिटी। एंड आप बोलोगे मैम चिल्ड्रन तो आर नॉट अलाउड टू वर्क अंडर 14 years, राइट? बट एडोलेसेंट्स, young person who have just entered in a work and because of economic necessity उनको काम करना पड़ रहा है, तो उनकी सेफ्टी, women safety is required, right? तो वो राइट ऑफ women worker के बारे में बात हुई है। देन इंडियन लॉस ऑन वुमेन सेफ्टी नाइट शिफ्ट, यहाँ पे बोला जाता है कि नाइट शिफ्ट में अगर आप कोई वुमेन वर्कर है तो दैट इज द ड्यूटी ऑफ द एम्प्लॉयर टू मेक द नेसेसरी प्रोविजंस, राइट? अगेन सेफ्टी मेजर। देन वन डे लीव एप्लीकेशन, कोई भी लीव लेते हैं वर्कर तो उनका प्रॉपर रजिस्टर होना चाहिए और एप्लीकेशन भी साथ में कॉपी होना चाहिए। नाकोश, नेशनल एडवाइजरी कमिटी ऑन ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ नेशनल एडवाइजरी कमिटी, NACS नेशनल एडवाइजरी कमिटी। वैसे ही साकोश है आपका, ओके सॉरी, स्टेट एडवाइजरी कमिटी ऑन ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ। ठीक है, तो नाकोश एक पॉइंट बन सकता है, साकोश एक पॉइंट बन सकता है। NAC नाकोश, NAC नेशनल एडवाइजरी कमिटी ऑन व्हाट, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स थे फॉर योर ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन कोड 2020, राइट? तो अब हमें कोई भी कोड के बारे में पूछ ले, 5 पॉइंट्स तो हम आराम से लिख सकते हैं। देखो हमने कितने सारे पॉइंट्स करे हैं, हमने हर किसी के 12-12 पॉइंट्स करे हैं, 10-10 12 पॉइंट्स करे हैं, तो आराम से हम 5-6 तो याद रख सकते हैं ना। और याद कराने के लिए भी आपको एक पिक्चर डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन दिखा दी है, तो वो भी देखकर आपको आई एम श्योर काफी हद तक याद रहेंगे पॉइंट्स। ठीक है, बाकी देखिए इस चैप्टर में यही था। इस चैप्टर में चारों कोड्स के बारे में, चारों कोड्स के फीचर हैं, नीड फॉर लेबर लेजिस्लेशन, नीड फॉर लेबर कोड, ऑब्जेक्टिव, पर्पस, जो हमने करा है अभी, सबसे पहले वहीं से शुरुआत करी थी हमने। तो अब कुछ भी आ जाए एग्जाम में, दिस वीडियो वुड डेफिनेटली हेल्प यू फॉर राइटिंग योर आंसर इफ द क्वेश्चन विल कम फ्रॉम लेबर कोड, राइट? चलिए, सो नेक्स्ट क्लास फॉर more revision videos, you can subscribe the channel and you can view the channel. All the videos of all the chapter of SBIL are there, so take the most of the benefit, and I hope you do wonders in your exam, right? Chaliye, see you in the next class. Till then, please, exam time pe you just have to keep one thing in mind:
स्टे काम, नथिंग एल्स। आपको आंसर लिखना है, आंसर का फॉर्मेट बहुत सिंपल होता है, इंट्रो लिखना है, कंटेंट लिखना है, कंक्लूजन। ये तो हमें भी पता है मैम। व्हाट इज रॉकेट साइंस? रॉकेट साइंस इज कि आपको ये क्या होता है ना, जब हम एक सीक्वेंस को ध्यान रखते हैं ना, तो सीक्वेंस में ही याद आता है हमें। तो जब भी आप कोई आंसर लिखने हैं, सब आंसर लिख रहे हैं, तो सबसे पहले उसके कोड लिखेंगे। जैसे तुमको ये पूछ लिया, वो ओएसएचडब्ल्यू कोड 2020 के बारे के सेलेंट के फीचर्स लिखो, ठीक है? तो आप सबसे पहले ओएसएच कोड के बारे में एक लाइन लिखेंगे, फिर ओएसएचडब्ल्यू कोड के बारे में 2 लाइनें लिखेंगे, फिर उसके फीचर्स शुरू करेंगे। 3 नंबर का क्वेश्चन है तो 3 पॉइंट ब्रॉडली लिखेंगे, ठीक है? 4 नंबर का क्वेश्चन है तो 5 पॉइंट्स लिख दीजिए, राइट? But make sure that you very well draft your answer in a way you know everything। एक प्रॉपर ड्राफ्ट करना, हैंड राइटिंग अच्छी रखना बहुत जरूरी है। टाइम को शुरू से ही देखते रहना। लास्ट क्वेश्चन में पहुंच के टाइम देखकर एग्जामिनर की शक्ल देखकर जल्दी जल्दी नहीं, जब वो पेपर खींचने आ रहा है तब तुम जल्दी जल्दी बस लिख रहे हो गंदी हैंड राइटिंग में। हैंड राइटिंग भी ऐसी कि ना ही लिखते हो आंसर तो बेटर ही था। नॉट लाइक दैट। पहला घंटा 33 मार्क्स कंप्लीट हो जाना चाहिए। मैं वैसे 30 मार्क्स बोलती हूँ बच्चों को, 3 नंबर छोड़ के नहीं आने हैं। वही मैंने 30-35 के बीच में आपको पहले घंटे में कंप्लीट कर लेना है। दूसरे घंटे में भी मेक श्योर 30 से 35 मार्क्स आपका कंप्लीट हो जाना चाहिए, एंड सो इन द थर्ड आवर आल्सो। मुझे अच्छे से याद है, जब मेरा पेपर होता था, जैसे 9 से 12 का पेपर है, तो 9 से 10 बजने वाले होते थे ना, जैसे ही 10 बज, क्योंकि माय वन आई यूज्ड टू बी ऑन क्लॉक, मतलब घड़ी ये होती थी, बस मैं घड़ी पे मेरी नज़र होती थी। पौने 10 हो गए और अभी मैं क्वेश्चन नंबर 3 पे हूँ और मुझे पता है कि क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट करने पे ही 32 मार्क्स या 30 मार्क्स का कंप्लीट होगा, तो मैं वहीं पे स्पीड बढ़ा लेती थी, ठीक है? इंस्टेड ऑफ स्पीडिंग अप एट द एंड ऑफ द पेपर, यू मेक श्योर दैट यू स्पीड फ्रॉम द बिगिनिंग। एंड मैं शुरू से स्पीड बढ़ा के, जैसे ही 1 घंटा हो जाता था, आई यूज्ड टू मेक माई सेल्फ एश्योर कि मैं 30 से 35 मार्क्स का कंप्लीट कर लूँ पेपर। मेरा कभी आज तक कोई भी पेपर नहीं छूटा, नॉट एट ऑल। इनफैक्ट अगर मैं आपको बताऊं तो मेरे जितने भी लॉ के पेपर हुए हैं, चाहे एम कॉम में हुए हैं या सीएस में हुए हैं या बी कॉम या लॉ के, या कोई भी जो भी पेपर हुए हैं, मेरे पेपर हमेशा ही अंडरलाइंड होते थे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। इनफैक्ट मेरे में तो इतना प्रॉब्लम था कि जब पेपर छीनने आते आ जाते थे ना एग्जामिनर, तो मैं लाइन भी ड्रॉ कर रही होती थी, बस मेरा वो हो रहा होता था। जैसे जब टीचर मेरे तक आ रही है तब तक बिकॉज़ माय नेम इज़ फ्रॉम एस, तो थोड़ा दूर ही रोल नंबर होते थे जनरली, एंड जनरली मैंने यही देखा है कि टीचर जब आ रहे होते थे तो मैं बस अपनी लाइन्स ही ड्रॉ कर रही होती थी। हर आंसर के बाद जो लाइन्स नहीं ड्रॉ करते हैं, और हमेशा याद रखिए, जैसे ये तुम्हारा मार्जिन है तो ऊपर लिखो आंसर टू क्वेश्चन नंबर 2A। अब यहाँ खत्म हुआ तुम्हारा आंसर, एक और पेज पे भी आधा खत्म हुआ, तो नीचे से नया नहीं शुरू करना, नेक्स्ट पेज पे, और ऊपर ऐसे ही लिखना आंसर टू क्वेश्चन नंबर 3, आंसर टू क्वेश्चन नंबर 4, ऐसा। दैट्स अ वेरी गुड प्रेजेंटेशन, राइट? तो चलिए, आई जस्ट विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। डू वेल, डू बेस्ट, एंड हैव कॉन्फिडेंस, राइट? हैव कॉन्फिडेंस इन योरसेल्फ कि आपको सब कुछ आता है। चलिए, सो आई सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। Study, study, study. That's the only thing you need to do right now. Thank you so much.